नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। और देखिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स का ये होगा आपका मैराथन क्लास। और इसमें आपको टोटल 100+ प्रश्न आपको कराया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 प्रश्न आपको इसमें टोटल करवाया जाएगा। और ये मैराथन क्लास का दोस्तों पहला क्लास है ना। इसके पहले आपको बहुत सारे टेस्ट कराए गए हैं इकोनॉमिक्स का। तो आप इकोनॉमिक्स का आप जाइए प्लेलिस्ट में, हमारे यूट्यूब के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारा टेस्ट मिल जाएगा। अगर उतना कर लेते हैं, उसमें आपको बहुत विस्तार पूर्वक से समझाया गया है, तो आपको इकोनॉमिक्स से प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। ठीक है। और जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो ये पीडीएफ मैं खुद बनाया हूँ, अपने लिखा हूँ, है ना। तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा और आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि एग्जाम में अब समय नहीं है। मात्र किसी का 2 दिन बच रहा है, किसी का 3 दिन है, किसी का 4 दिन है ना। तो यही 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में अगर जितना आपको पढ़ना है, तो आप पीडीएफ लेकर के आप रिवाइज जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो देखने में आपको टाइम लगता है, तो आप पीडीएफ से भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये था दोस्तों आज कुछ इन्फॉर्मेशन था। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, तो प्लीज़ आप लोग इसे ज्वाइन करें। और ये हमारा फेसबुक पेज है, तो आप लोग फेसबुक तो चलाते ही होंगे, तो ज्योग्राफी बाय मुकेश कुमार आप सर्च कीजिएगा, आपको आ जाएगा मेरा फेसबुक पेज। प्लीज़ इसे आप लोग लाइक कर दें। ठीक है, लाइक कर दें। और ये आपका यूट्यूब चैनल है करियर पॉइंट या ज्योग्राफी बाय मुकेश सर। तो करियर पॉइंट बाय मुकेश सर सर्च कीजिएगा, या फिर ज्योग्राफी बाय मुकेश सर, आपको मेरा चैनल आ जाएगा। उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको नियमित रूप से हमारा वीडियो मिलता रहे। ठीक है। और जैसे ही स्टेट खत्म होगा, तो आपको बिहार दरोगा का टेस्ट आपको शुरू कर दिया जाएगा। बिहार दरोगा प्लस आपको बीपीएससी 66वीं का पीटी का, है ना, दोनों में, क्योंकि जनरल नॉलेज आपको पूछा जाता है। अगर जनरल नॉलेज आपको सही करना है, तो आपको 9 बजे डेली टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, फ्री में पढ़ाई करना है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न देखिए आपका आ गया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अपील सुनने का अधिकार है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अपील सुनने का अधिकार किसे है? राज्य आयोग को, राष्ट्रीय आयोग को, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पहला का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, यानी कि ए और बी दोनों। पहला का आंसर क्या होगा? देखिए आपको नीचे भी आंसर भी दे दिया गया है, तो पीडीएफ आपको पढ़ने में काफ़ी हेल्प होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हैं। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला देखिए आपका दूसरा नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को। क्या हो जाएगा? 24 दिसंबर को। चलिए अगला देखते हैं आपका थर्ड नंबर कि भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15 मार्च, यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 4 नंबर। देखिए आपका ये मैराथन है, और मैराथन में आपको ये होता है ना कि आपको जल्दी जल्दी से क्विक रिवीजन आपको 100 प्रश्न कराया जाएगा। 100 प्रश्न लगभग आपको 45 मिनट में आपको टोटल करवा दिया जाएगा। ठीक है, 45 से 50 मिनट आपको लगेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको कहीं कहीं आपको विस्तार पूर्वक भी समझा दिया जाएगा, ताकि आपको प्रश्न इससे संबंधित रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं छूटे। ठीक है। हाँ, तो बस आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना है। 4 नंबर प्रश्न देखिए कि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य अगर 20 लाख से 1 करोड़ के से कम है, तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? 20 लाख से अधिक हो और 1 करोड़ से कम हो, तब वो व्यक्ति कहाँ शिकायत करेगा? तो आंसर हो जाएगा आपका राज्य आयोग में। और 1 करोड़ से अधिक हो तो कहाँ करेगा? आपको राष्ट्रीय आयोग में। और 20 लाख से कम हो तब करेगा जिला फोरम में। तो याद रखिएगा तीनों। ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया दोस्तों आपका बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं आपका 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार कब पारित किया था? तो क्या हो जाएगा? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार जो पारित किया गया था, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 12 मई 2005, है ना। पूरा डेट याद रखिए, 12 मई 2005 को। अगला देखते हैं आपका सी नंबर हो गया। अगला देखिए आपका 6 नंबर है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? किस प्रकार का अधिकार है सूचना का अधिकार? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वैधानिक अधिकार। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वैधानिक अधिकार, यानी कि आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 7 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है?
है ना, उपभोक्ता को जगाने का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को कमेंट करते चलना है ना। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा लास्ट में और ये बताना है आपको कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा और आप लोग कितना सही किए, है ना, कितना मार्क्स आपका आ रहा है, इतना जो मेहनत किया गया आप सभी के लिए, आप लोग वो साकार हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको बस नीचे बस 1 सेकंड लगेगा आपको कमेंट करने में, तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का जो सबसे प्रचलित नारा है ना, देखते होंगे ना, जागो ग्राहक जागो, तो ये है आपका नारा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं आपका 8 नंबर, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? आपको ईस्वी बताना है कि मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 1993 ईस्वी में। कब पारित हुआ था दोस्तों? 1993 में, 1993 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं आपका 9 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताइए, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से अपना अपना जवाब देते चले। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। चलिए अगला देखते हैं, आपका 10 नंबर प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है? बताइए, तो बहुराष्ट्रीय निगम के द्वारा दूसरे देश में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है? तो आपका 10 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। आंसर नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं, आपका 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें बताना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी जो है ना, सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय मतलब क्या होता है? एक से दूसरे देश में उसका क्या है, उसका कारोबार चालू है, तो इसलिए हो गया है डी नंबर, यानी कि फोर्ड्स मोटर्स, कोका कोला और सैमसंग, तीनों हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 12 नंबर, वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या होता है? बताइए, वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी, वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, पूंजी का मुक्त प्रवाह और प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह। आंसर नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है आपका 13 नंबर की जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट है कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर एक यहाँ आ गया है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 अप्रैल, पूरा याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1889 ईस्वी, 1 अप्रैल 1889 ईस्वी में शुरू किया गया था जवाहर रोजगार योजना। काफी इंपॉर्टेंट योजना था, है ना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। अगला देखते हैं, अगर 14 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं? बताइए, तो आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं? आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो कितने क्षेत्र हो गए टोटल? 3 क्षेत्र हो गए, है ना। अगला देखते हैं आपका 15 नंबर प्रश्न, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? ऑप्शन है 4, तो आंसर हो जाएगा आपका प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा को दोस्तों मौलिक अधिकार घोषित किया है, और ये कब किया गया? तो 2002 में, है ना, 2002 ईस्वी में, और अनुच्छेद 21 के ए में इसे रखा गया है। तो याद रखिएगा, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। आंसर हो गया ए। अगला देखिए आपका 16 नंबर, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली? अब बताना है कि भारत को किस उद्योग में अधिक सफलता मिली। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दोनों में काफ़ी भारत आगे अभी फिलहाल निकल गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आपका 17 नंबर, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। सेवा क्षेत्र का निर्माण किससे होता है? आंसर क्या हो जाएगा 17 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सभी, यानी कि परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा, वाणिज्य सेवाओं द्वारा। आंसर नंबर डी, इनमें से सभी। अगला देखते हैं आपका 18 नंबर प्रश्न है कि विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। अधिकांश भाग कहाँ कार्यरत रहता है विकसित देशों की जनसंख्या का? तो 18 का क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी, यानी कि सेवा क्षेत्र में, ठीक है। अधिकांश जनसंख्या सेवा क्षेत्र में कार्यरत रहता है विकसित देश में,
ठीक ना, विकसित देश की बात किया जा रहा है। अगला देखते हैं आपका 19 नंबर, बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? बताइए, बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या बताना है। तो टोटल आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर यानी कि 25। क्या हो जाएगा? 25 है। देखिए अगला है आपका 20 नंबर की, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बताइए दोस्तों कि सहकारिता आंदोलन कब हुआ था? तो सहकारिता आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर यानी कि 1904। क्या हो जाएगा? ए नंबर 1904 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए आपका है 21, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर यानी कि मुंबई को कहा जाता है भारत की वित्तीय राजधानी। आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट है आपका 22, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कैसी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मिश्रित। कैसी है? तो मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है। नेक्स्ट देखिए आपका है 23 कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? बताइए कि सहकारिता जो है ना, प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका 1919 ईस्वी। 1919 ईस्वी में बना था, यानी आंसर नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं आपका 24 नंबर की, भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या। तो बताइए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है भारत में टोटल, है ना? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 196 यानी कि आंसर नंबर बी। ठीक है, 24 का क्या हो जाएगा? बी। अगला देखिए आपका है 25 नंबर की, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था बताना है। म्यूचुअल देखिए 2 बार लिखा गया है ना, तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो भारत की जो सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड है वो आपका 25 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर यानी कि यूटीआई, है ना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, यूटीआई का यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एसबीआई का तो फुल फॉर्म आपको याद है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। एलआईसी का क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन फुल फॉर्म होता है ना। चलिए तो याद रखिएगा। अगला देखते हैं आपको दोस्तों 26 नंबर। 26 है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो स्टॉक एक्सचेंज का नियमन जो करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर यानी कि SEBI, सेबी के द्वारा किया जाता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल, याद रखिएगा, सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में, है ना। याद रखिएगा इसका 12 अप्रैल 1988। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका 27, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो भारत में कागजी नोट मुद्रा की बात कर रहा है, तो कागजी नोट मुद्रा जारी करने का जो अधिकार है दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि रिजर्व बैंक, है ना। रिजर्व बैंक के पास अधिकार है। और रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? तो मैंने कई बार बता चुका हूँ, रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुआ था एक्ट 1934 के तहत 1935 में, है ना। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा। ठीक है, एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935, तो पूरा याद रखिए 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। कैवें नंबर के? तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला देखते हैं आपका 28, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो अभी मैंने बता दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो कब किया गया था? तो 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। अगला चलते हैं आपका 29 नंबर, साख का क्या अर्थ है? बताइए दोस्तों, साख का क्या अर्थ है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर यानी कि प्रतिज्ञा पत्र। साख का अर्थ क्या होता है? प्रतिज्ञा पत्र, ये पूछ लिया जाता है। अगला देखते हैं आपका 30 नंबर, विनिमय का प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? विनिमय का प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 30 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर यानी वस्तु विनिमय। आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु विनिमय यानी कि ए। अगला देखते हैं आपका, प्रारंभिक में तो वस्तु विनिमय ही होता था ना, है ना। उस समय तो रुपया पैसा नहीं था, तो वस्तु विनिमय ही किया जाता था, वस्तु के बदले वस्तु मिलता था। अगला देखिए आपका 31 है, प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? प्राचीन काल में किस धातु का उपयोग होता था मुद्रा के बनाने में? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? चांदी और सोना,
है ना, चांदी और सोना का अधिक प्रयोग किया जाता था प्राचीन समय में, क्योंकि उस समय ये सब का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला देखते हैं दोस्तों आपका 32, मुद्रा का प्राचीनतम रूप बताना है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो 32 का क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, वस्तु मुद्रा। पहले मुद्रा का तो प्राचीनतम वस्तु मुद्रा ही था ना, वस्तु के बदले वस्तु मिल जाता था। आंसर हो गया सी। अगला देखिए आपका 33, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो हमारे देश में जो वैधानिक मुद्रा मान्यता जो प्राप्त है मुद्रा को, आंसर क्या हो जाएगा आपका 33 का आंसर हो जाएगा पत्र मुद्रा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, देखिए जितने प्रश्न है ना काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट है, और अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दे। ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आज 1 बजे से आपका होगा ज्योग्राफी का लाइव क्लास। 1 बजे से होगा ज्योग्राफी का लाइव क्लास, तो आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, है ना। उसमें 150 प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट कराया जाएगा। ठीक है, मैराथन क्लास चलेगा ज्योग्राफी का 1 बजे से, उसमें टोटल 150 प्रश्न कराया जाएगा। मैराथन क्लास आपको 6 क्लास हो चुका है, तो अगर आप ओप नहीं किए हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा ज्योग्राफी का क्लास, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ न्यूज आपको, और आगे चलते हैं हम लोग। 30 इसका हो गया ना, 33 का तो आंसर हो गया आपका पत्र मुद्रा। अगला देखते हैं 34, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? बताइए, मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य यानी प्रथम कार्य क्या होता है मुद्रा का? तो मुद्रा का जो प्रथम कार्य होता है विनिमय का माध्यम होता है ना, विनिमय का माध्यम होता है, क्रय विक्रय का माध्यम होता है। आंसर हो जाएगा ए। अगला चलते हैं आपका 35, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? बताइए, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय का जो अर्थ है ना, आंसर हो जाएगा आपका उत्पादन के साधनों की आय। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 36, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। राष्ट्रीय आय का सृजन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन दिया गया है 4, आप लोग जल्दी से कमेंट कर दें। तो आपका क्या हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि उत्पादक क्रियाओं के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा आपका उत्पादक क्रियाओं के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं आपका 40 नंबर, सॉरी 37 प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है। राष्ट्रीय आय में क्या क्या सम्मिलित रहती है ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा 37 का आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय में जो सम्मिलित रहती है, आंसर नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। ए में क्या है तो घरेलू उद्योगों की आय, और बी में है विदेशों से प्राप्त आय। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट है आपका 38 है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? ये आपका VVI बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना। तो इनको कहा जाता है। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा डी। 39 है कि 2012-13 में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय क्या थी? अब बताइए कि 2012-13 में भारत का प्रति व्यक्ति औसत आय जो था, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि 68,757 रुपया। कितना था? 68,757 रुपया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका है 40 नंबर, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1968 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। तो 1968 में दादा भाई नौरोजी के अनुसार जो प्रति व्यक्ति आय था भारत का, वो था मात्र 20 रुपया। कितना था? मात्र 20 रुपया, है ना, मात्र 20 रुपया था। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला देखते हैं आपका 41, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि था वो क्या था दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, 1951 से लेके 1956 तक था, है ना। 8 दिसंबर 1951 से शुरू हुआ था और 1956 तक था। और इनको शुरू कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसमें लक्ष्य क्या रखा था गया था? तो कृषि मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला देखते हैं आपका 42, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था, आंसर नंबर हो जाएगा 6 अगस्त 1952। क्या हो जाएगा? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय आय का गठन किया गया था। ठीक ना, हाँ, तो याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों आपका 43 है कि अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का क्या अर्थ होता है? बताइए, भूमि का अर्थ क्या होता है अर्थशास्त्र में? तो भूमि का जो अर्थ होता है अर्थशास्त्र में, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि इनमें से तीनों का मतलब हो गया भूमि की ऊपरी सतह, खनिज संपदा और जंगल, यानी कि आंसर नंबर डी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 44, उत्पादन के साधनों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो उत्पादन के साधन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 44 का आंसर नंबर बी, यानी कि श्रम। श्रम जो है ये इसको सबसे महत्वपूर्ण माना गया है उत्पादन के साधन में। चलिए अगला देखते हैं आपका 45 है कि निम्न में कौन अचल पूंजी है। तो चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि अचल पूंजी कौन सा है। तो क्या हो जाएगा 45 का, क्या हो जाएगा आपका 45 का आंसर हो जाएगा कारखानों का भवन। आंसर नंबर ए, जो कारखाना का भवन है इसको माना जाता है अचल पूंजी। आंसर नंबर ए। अगला देखिए आपका 46, उत्पादन का अर्थ क्या है। अब बताइए कि उत्पादन का अर्थ क्या है, चार ऑप्शन दिया गया है, क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दे, है ना। और लास्ट में जरूर आपको बताना है कि आप सभी का कितना कितना मार्क्स आया है, आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि स्टेट के एग्ज़ाम के बाद आपको बीपीएससी, दरोगा और सीटेट, है ना, सीटेट का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, प्लस आपको केंद्रीय विद्यालय का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, प्लस आपको दरोगा का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी में आपको बीपीएससी भी चलेगा, क्योंकि दोनों में आपको जनरल नॉलेज ही सिर्फ पूछा जाता है, मात्र 5 से 10 आपको मैथ पूछा जाता है कि नहीं। इसके अलावा सिर्फ जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर, तो ये आपको चलेगा डेली रात में 9 बजे से। उसके अलावा आपको सीटेट प्लस केवीएस का भी टेस्ट आपको कराया जाएगा। तो अगर आप सीटेट का टेस्ट देना चाहते हैं, केवीएस का टेस्ट देना चाहते हैं, बीपीएससी प्लस दरोगा का आप टेस्ट देना चाहते हैं, अपना जनरल नॉलेज को सही करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादन का अर्थ तो होता है, 46 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी उपयोगिता का सृजन। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर यानी उपयोगिता का सृजन हो जाएगा, यहाँ बी कर लीजिएगा, ठीक है। 46 का हो जाएगा बी नंबर, उत्पादन का अर्थ, इसको कर लेते हैं बी। चलिए अगला देखते हैं आपका है इंसर्ट, क्वेश्चन नंबर है 47, 2001 के जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु बताना है। तो 2001 के जनगणना के अनुसार जो भारतवासियों की औसत आयु था, है ना, आयु की बात कर रहा है, तो आंसर नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 63.8। 63.8 था भारत की औसत आयु। मतलब एक व्यक्ति कितना जी रहा है, तो 63 वर्ष, यानी 63.8 वर्ष। अगला देखते हैं दोस्तों, आपका है 48, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर। अब बताइए बिहार की साक्षरता दर कितना था 2011 के अनुसार, क्योंकि ये पूरे भारत में सबसे कम था, और पूरे भारत में जो सबसे कम था वो था बिहार। तो बिहार का कितना था, आंसर नंबर हो जाएगा ए, यानी कि 63.8%। आंसर नंबर ए, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं आपका है 48, बिहार की जनसंख्या का घनत्व बताना है। तो बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का जनसंख्या घनत्व, जो भारत में सबसे अधिक है ना, सबसे अधिक है भारत का। अगला देखिए आपका 50 नंबर प्रश्न हम लोग आ गए हैं कि बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। अब बताना है कि बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ है जनसंख्या घनत्व, तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि शिवहर। शिवहर जो है यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आंसर हो गया आपका ए। तो हम लोग 50 प्रश्न पूरा कर लिए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं 51 नंबर प्रश्न पे। 51 नंबर आपका प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाने पर किसने जोर दिया था। अब बताइए कि प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाने पर किसने जोर दिया था। चार ऑप्शन दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अब तो आपको पूछा ही जाएगा। तो 51 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी प्रोफेसर अमर्त्य सेन। क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन सबसे ज़्यादा जोर दिए थे। और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद कितने में रखा गया है, तो अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया है दोस्तों, याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 के ए में। इसको कब जोड़ा गया था, तो 2002 ईस्वी में इसे जोड़ा गया था, ठीक है। और इसमें कहा तक गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अगला देखते हैं आपका 52 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो 2011 के अनुसार जो पूरे भारत का साक्षरता दर जो था वो आंसर हो जाएगा 74.4%। क्या हो जाएगा, 74.4%, आंसर नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। और अगर पूछ लिया जाए कि 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना था, तो पुरुष साक्षरता दर आप नोट कर लें, पुरुष का जो साक्षरता दर था वो 82.14% था। और अगर महिला का पूछ लिया जाए आपसे, तो महिला का कितना होगा ये भी आप नोट कर ले, महिला का हो जाएगा 65.46। तो ये था महिला का और ये था पुरुष का साक्षरता दर, यानी कि 2011 के अनुसार।
सबसे कम कहाँ का है, तो आपको पता है कि बिहार का है ना, 63.8। अगला चलते हैं आपका 53, SCERT का पूर्ण रूप बताना है, मतलब कि SCERT का फुल फॉर्म बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका, आप चारों ऑप्शन देखिएगा उसके बाद आप टिक कीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, ए नंबर। ठीक है, हाँ ये याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है एनसीईआरटी एससीईआरटी हमेशा फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो एससीईआरटी तो क्या हो जाएगा, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो अगला देखते हैं 54, 2001 के 54 नंबर प्रश्न है कि 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। अब एक के अनुसार बताना है आपको, 2001 के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है वो कितनी है ना। तो 1 और 2011 दोनों याद रखिए, क्योंकि आपके बुक में जो दिया गया है ना वो 2001 ही दिया गया है। ठीक है, हाँ लेकिन आपको 2011 भी याद रखना है, क्योंकि 2011 का जनगणना भी चल रहा है और 11 खत्म होने वाला है, अब 2021 का जनगणना स्टार्ट होने वाला है। तो आपका जो 2001 के अनुसार जो जनसंख्या था भारत का, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 102.70 करोड़। अब बताइए कि 102.70 तो आपका करोड़ था 2001 के अनुसार, अब 2011 के अनुसार कितना है। तो 2011 के अनुसार जो है 121 करोड़। आप शॉर्ट में याद रखते हैं 121, तो पूरा अगर याद रखना है तो मैं पूरा लिख देता हूँ, 12108549777, ये था आपका टोटल। ठीक है, तो टोटल भी याद रख सकते हैं और 1.21 अरब भी रख सकते हैं याद। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका बी नंबर इसका। अगला चलते हैं आपका 55, 1991 से 2001 में बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है। बताइए कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मतलब कि 10 साल में बिहार में कितने जनसंख्या वृद्धि हुआ है, कितना परसेंट की जनसंख्या की वृद्धि हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर, यानी कि 28.43%। क्या हो जाएगा दोस्तों, 28.43%। ये था आपको 1991 से लेकर 2001 तक। अब आपको बताना है कि 2001 से लेकर के 2011 तक कितना दशकीय वृद्धि दर हुआ है, क्योंकि आपको दोनों पूछ सकता है, तो दोनों याद रखना है। तो 2001 से लेकर 11 में हुआ था वृद्धि 17.6%। ठीक है, कितना हुआ था, 17.6, यानी कि 91 से लेकर 1 में जितना हुआ तो उसकी अपेक्षा क्या हो गया, घट गया है ना। जनसंख्या वृद्धि दर यानी दशकीय जो वृद्धि दर वो क्या हुआ, घटा है। तो ये अच्छा सूचना है, चलिए याद रखिएगा दोनों। अगला देखिए आपका है 56 नंबर प्रश्न है कि बिहार की जनगणना 2001 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। अब बताइए कि बिहार की जो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों, वो है आपका पटना। क्या हो जाएगा, पटना, यानी कि आंसर नंबर ए। अगला देखिए आपका है देखिए इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और जान लें कि पटना की जनसंख्या कितनी है। तो पटना की जो जनसंख्या है वो है 57.72 लाख। कितना है, 57.72 लाख है पटना का जनसंख्या बिहार में, है ना। और सबसे कम कहाँ का है, तो सबसे कम अगर पूछ लिया जाए, सबसे ज़्यादा तो हो गया पटना, सबसे कम कहाँ का है, तो शेखपुरा। याद रखिएगा, सबसे कम भी तो शेखपुरा का जो जनसंख्या ये सबसे कम है, और कितना है, तो 6.34 लाख, है ना। दोनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6.34 लाख आपका शेखपुरा का हो गया और पटना का सबसे अधिक हो गया 57.72 लाख। अगला देखते हैं आपका है 57 कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात बताइए। देखिए जनगणना से आपको 2 से 3 प्रश्न आपको फिक्स है कि आपको 100% आएगा ही आएगा। तो आपको जितना भी बताया जा रहा है उतना आपको नोट करते चलना है, और नहीं नोट करना है तो आपको PDF ले ले और PDF से आराम से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए, तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात जो है वो कितना हो जाएगा, 916। कितना है बिहार का लिंगानुपात, 916 व्यक्ति, है ना, प्रति 1000, हाँ पुरुष। 916 जो महिला है, सॉरी 916 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। चलिए, लिंगानुपात कितने पे निकाला जाता है, 1000 पे निकाला जाता है ना। तो 1000 पे 916 महिलाएं हैं बिहार में। अगला देखिए आपका है 58 मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं। तो मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, आंसर क्या हो जाएगा, भोजन, वस्त्र, मकान और शिक्षा, सभी सभी है ना मूलभूत आवश्यकताएं। बिना भोजन के हम कैसे रह सकते हैं, बिना वस्त्र के कैसे रख सकते हैं, हमारे लिए मकान भी बहुत जरूरी है और शिक्षा भी जरूरी है। आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला देखते हैं आपका 59 कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता। तो पहले ही बता चुके हैं, जो सबसे कम साक्षरता है वो अपना बिहार का है, यानी कि कितना है दोस्तों, तो 63.8। याद रखना है 63.8% है आपका बिहार का साक्षरता दर, जो भारत में सबसे कम है।
अगला देखते हैं आपका 60 नंबर की, निम्न में कौन मानवीय पूंजी नहीं है। अब बताइए कि मानवीय पूंजी कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, अकुशलता। अकुशलता कोई पूंजी थोड़ी है, आप में कुशलता रहेगा तब तो कुछ पूंजी होगा आप में। आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला देखिए आपका 61, मानव पूंजी का निर्माण से सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में क्या होता है। मानव पूंजी निर्माण से सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, है ना, जीडीपी में क्या होता है, तो वृद्धि होगा। और क्या होगा, वृद्धि होगा ना, मानव पूंजी के निर्माण से वृद्धि होगा। आंसर नंबर बी। अगला देखते हैं आपका 62 का आंसर क्या होगा कि 62 का प्रश्न देखिए पहले कि योजना आयोग ने न्यूनतम कैलोरी उपभोक्ता को ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन कितना निर्धारित किया है। हाँ, अब बताइए कि ग्रामीण क्षेत्र में जो एक व्यक्ति को डेली कैलोरी मिलना चाहिए तो कितना मिलना चाहिए, ये योजना आयोग निर्धारित किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 62 का, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो मिलना चाहिए आपको 2400 कैलोरी मिलना चाहिए, और शहरी क्षेत्र में कितना मिलना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, तो 2100 कैलोरी। तो ग्रामीण और शहरी दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपको दोस्तों, अगला प्रश्न है आपको कि योजना आयोग ने न्यूनतम कैलोरी उपभोग को शहरी क्षेत्र में, तो मैंने अभी बता दिया कि शहरी क्षेत्र में कितना होना चाहिए, तो 2100 कैलोरी। आंसर नंबर बी। और ग्रामीण में 2400 कैलोरी। हाँ, अगला देखिए आपको कि देखिए ज़्यादा कम क्यों है, क्योंकि ग्रामीण जो लोग होते हैं वो ज़्यादा कठिन काम करते हैं ना, परिश्रम ज़्यादा करते हैं, तो उनको कैलोरी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसीलिए गाँव में ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। अगला देखिए आपको 64 है कि बिहार भारत के गरीबी के आधार पर कौन सा राज्य है। तो बिहार बताना है कि गरीबी के आधार पर कौन सा राज्य है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी कि द्वितीय। गरीबी के आधार पर यह द्वितीय है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, कहीं कहीं आपको प्रथम भी मिलेगा, है ना, लेकिन आपके बुक में द्वितीय दिया गया था। अगला देखते हैं आपका 65, जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया था। अब बताइए कि जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया था, तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर यानी कि 1 अप्रैल 1989। क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट है आपका 66 की स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी कि 1 दिसंबर 1997। 1 दिसंबर 1997 को शुरू किया गया था, है ना, 1 दिसंबर 1997 को शुरू किया गया था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये सब योजना जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, योजना बराबर पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ तो नोट कर ले, अगर नहीं नोट करना है तो पीडीएफ आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, पढ़ सकते हैं, 1-2 दिन में आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। 67 देखिए, बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है या ज़्यादा है। हाँ, तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जो ग्रामीण जनसंख्या है उसका राष्ट्रीय जो प्रतिशत है वो राष्ट्रीय औसत से क्या है, तो ज़्यादा है ना, ज़्यादा है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला देखते हैं, आपका है 68 प्रश्न है कि निम्न में कौन सी ग्रामीण बेरोजगारी नहीं है। अब बताइए दोस्तों कि निम्न में कौन सी ग्रामीण बेरोजगारी नहीं है, तो ग्रामीण बेरोजगारी कौन सी नहीं हो जाएगा। मौसमी बेरोजगारी तो ग्रामीण है, छिपी हुई बेरोजगारी भी ग्रामीण है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी ग्रामीण है, तकनीकी बेरोजगारी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। तकनीकी बेरोजगारी जो है ये ग्रामीण बेरोजगारी में नहीं आता है। आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखिए आपका 69 है कि निम्न में कौन सी बेरोजगारी नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सी बेरोजगारी नहीं है, तो 69 का क्या हो जाएगा आपका, 69 का हो जाएगा, बताइए कौन सी शहरी बेरोजगारी नहीं है, है ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, वही कहें कि इसमें थोड़ा सा कुछ यहाँ लगता है छूट रहा है, तो निम्न में कौन सी शहरी, है ना, यहाँ पे कर लीजिएगा शहरी, कौन सी शहरी बेरोजगारी नहीं है। तो शहरी बेरोजगारी कौन सी नहीं है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। आंसर नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि प्रच्छन्न बेरोजगारी जो देखा जाता है वो कृषि क्षेत्र में देखा जाता है, और कृषि कार्य कहाँ किया जाता है, कृषि कार्य तो गाँव में किया जाता है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि शहरी बेरोजगारी नहीं है, तो हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला देखते हैं, आपका है आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर है 70 नंबर प्रश्न है कि जनगणना 2001 के अनुसार बिहार में अशिक्षितों का प्रतिशत बताना है कि बिहार में अशिक्षित का प्रतिशत कितना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 53%, लगभग आपका 53% 2001 के अनुसार पूछ रहा है। ठीक है, 11 नहीं है, 1 के अनुसार। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, अशिक्षित, है ना, शिक्षित नहीं है, अशिक्षित पूछ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी यानी कि 53%, है ना।
चलिए अगला देखते हैं आपका दोस्तों है 71 कि बिहार का विभाजन झारखंड राज्य से कब हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है आपको बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, पूरा डेट याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया था। ठीक है। हाँ, अगला देखते हैं दोस्तों आपका है 72 कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में निम्न में से कौन सी योजना चलाई गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो हुआ था उसमें कौन सी योजना चलाई गई थी बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी योजनाएं चलाई गई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। हाँ, तो 72 का क्या हो गया आपका सभी, यानी कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम। तो याद रखिएगा ये सब योजना है ना जो बार बार आपको पूछ लिया जाता है। अगला देखिए आपका 73 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब शुरू हुई थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो शुरू हुआ था, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 1 अप्रैल। देखिए जितना भी शुरू होता था ना पहले 1 अप्रैल को ही शुरू होता था, 1 अप्रैल 1999। 1 अप्रैल 1999 हो जाएगा आंसर नंबर बी, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। अगला देखते हैं आपका है 74 कि संपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। संपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा, इसको क्या कहेंगे नरेगा, NREGA, NREGA। तो नरेगा से तो आपको एग्जाम में फिक्स है कि आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये है नरेगा, और नरेगा कब संचालित की गई थी, तो आंसर हो जाएगा आपका 2006। 2006 में कब हुआ था, तो 2 फरवरी 2006 को ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है। और कहाँ कितने जिले में स्टार्ट हुआ था ये भी पूछा जाता है। 200 जिले में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 2 फरवरी 2006 को 200 जिले में स्टार्ट किया गया था, और नरेगा के नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय है ना ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय है ना ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। कब किया गया, तो नरेगा को मनरेगा किया गया 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल दिया गया था, नरेगा से मनरेगा हो गया। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों सी। अगला देखते हैं आपका 75 बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी। अब बताइए कि बिहार में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो बिहार में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो हो जाएगा आंसर नंबर आपका सी, यानी कि अदृश्य बेरोजगारी। क्या हो जाएगा, सी, अदृश्य बेरोजगारी। देखिए बिहार में ज़्यादा करके कृषि कार्य किया जाता है, और अदृश्य बेरोजगारी जो देखा जाता है वो कृषि कार्य में ही देखा जाता है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला देखते हैं आपका है 76 है कि देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है। बताइए कि देश की प्रमुख जो आर्थिक समस्या है वो है गरीबी तथा बेकारी। क्या हो जाएगा आंसर नंबर डी, गरीबी तथा बेकारी है देश की प्रमुख आर्थिक समस्या। नेक्स्ट है आपका 77 भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो भारत की जो लगभग 64% जनसंख्या है ना, 64% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। ये घटते बढ़ते रहता है ना, तो बहुत सारे लड़के परेशान हो जाते हैं, तो परेशान नहीं होना है, ये थोड़ा बहुत घटते बढ़ते रहता है ये सब। ठीक है। हाँ, अगला देखिए आपका 78 भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरित क्रांति हुआ कब था, तो 1966-67 में हुआ था आपको हरित क्रांति। तो ये इसका जनक जो भारत में कहा जाता है वो कहा जाता है प्रोफेसर स्वामीनाथन को। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए, प्रोफेसर स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति के जनक। और ये कब हुआ था, 66, 67, 68 है ना, उसी समय पे हुआ था ये। याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन थे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो जनक माने जाते हैं वो थे आपके प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे, नॉर्मन, याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग। हाँ, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल स्तर पे, और ये थे आपको अमेरिका के, कहाँ के थे, USA के थे, है ना। और हरित क्रांति से सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था कौन से फसल पे पड़ा था, तो रबी के फसल पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। और रबी में भी सबसे जो ज़्यादा पड़ा था वो पड़ा था आपको गेहूं पे। ठीक है ना, गेहूं पे सबसे ज़्यादा इस पर प्रभाव पड़ा था। तो याद रखिएगा इससे संबंधित इतना सारा प्रश्न जो हमेशा पूछा जाता है। अगला देखिए आपका है 79 है कि भारत में पिछड़ी जातियों तो हैं ही, यहाँ पिछड़े हुए उद्योग भी हैं, और दुर्भाग्यवश कृषि उनमें सबसे अधिक पिछड़ी है। ये कथन किसका है, तो कथन याद रखना है कि भारत में पिछड़ी जातियाँ तो हैं ही, यहाँ पिछड़े हुए उद्योग भी हैं, और दुर्भाग्यवश कृषि उनमें सबसे अधिक पिछड़ी है। ये जो कथन है आंसर हो जाएगा आपका, ये कथन है डॉक्टर क्लाउस्टन का।
क्या हो जाएगा, डॉक्टर क्लाउस्टन का ये कथन है, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिएगा, डॉक्टर क्लाउस्टन। नेक्स्ट देखते हैं आपका है 80 नंबर, निम्न में से कौन सी फसल खाद्य फसल नहीं है। अब बताइए कि खाद्य फसल इनमें से कौन सी नहीं है, तो आपका इनमें से कौन सी फसल खाद्य नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, डी यानी कि ईख। ईख है ना, ईख जो है हमारा खाद्य फसल नहीं है। ईख कौन सी फसल है, तो खाद्य नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये नगदी फसल है दोस्तों, है ना। कौन सी फसल है, नगदी फसल है। नगदी फसल में और कौन कौन से फसल आते हैं, तो जूट, जूट हो गया, आद कर ले, कॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी क्या है, सब नगदी फसल है। कॉफ़ी हो गया, कोको हो गया, ये भी आपका नगदी फसल है, ठीक है। केला हो गया, सब नगदी फसल है। संतरा हो गया, नगदी फसल है, ठीक है। कपास हो गया, नगदी फसल है। ये सब आपका सब नगदी फसल में आता है। और धान, गेहूं, मक्का सब आपका क्या हो गया, खाद्य फसल। तो दोनों याद रखना है, बार बार आपको पूछा जाता है। अगला देखते हैं आपका 81, निम्न में कौन सी फसल नगदी फसल नहीं है। अब आपको बताना है नगदी फसल नहीं है, तो मैंने इतना सारा एग्जाम्पल दे दिया तो आप तो छाट ही सकते हैं। तो कौन सी नगदी फसल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका बाजरा। बाजरा जो है हमारा नगदी फसल नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आंसर नंबर डी, बाजरा। चलिए अगला देखते हैं आपका 82 के निम्न में से कौन सी फसल रवि की फसल नहीं है। रवि की फसल का मतलब क्या हुआ, जो जाड़े के दिनों में बोई जाती है ना। तो जाड़े के दिनों में कौन सी फसल नहीं बोई जाती, अब बता दीजिए। रवि की फसल नहीं है तो आंसर हो जाएगा आपका धान, धान यानी आंसर नंबर डी। धान तो आपका खरीफ फसल है ना। कौन सी फसल है, धान खरीफ की फसल है, मतलब ये बरसात के मौसम में लगाया जाता है, तो ये खरीफ हो गया। आगे चलते हैं, आपका है 83 कौन सी फसल भदई फसल नहीं है। अब बताना है कि भदई फसल इनमें से कौन सी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 83 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर यानी कि मटर। मटर जो है ना दोस्तों, ये आपको भदई फसल नहीं है। मटर तो उपजाया जाता है आपको यानी कि रबी फसल में, है ना, जाड़े के दिनों में उपजाया जाता है ना मटर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, भदई फसल नहीं है। यानी भादो मतलब बरसात के समय में मक्का उपजाया जाता है, ज्वार उपजाया जाता है, जूट उपजाया जाता है, धान उपजाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ये सब हो जाएगा आपका खाद्य फसल के अंतर्गत। अगला देखते हैं, आपका है आंसर नंबर 84। 84 है कि देश भर में अभी लगभग कितने राशन की दुकानें हैं, बताइए। ये देखिए क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा आपको विवादित प्रश्न है। तो लेकिन इसका जो आपका बुक में जो आपका दिया गया था, तो बुक में दिया गया था आंसर नंबर ए 4.6 लाख। तो आप याद कर सकते हैं 4.6 लाख, ठीक ना। देश में अभी तक लगभग कितने राशन की दुकानें हैं, तो ये तो काफ़ी बढ़ गया होगा, है ना। तो आपके बुक में तो काफ़ी पुराना है, तो पुराना डाटा दिया गया था 4.6, याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं आपका 85, अंत्योदय कार्य किनके लिए जारी किया गया है। अंत्योदय कार्य जो किनके लिए जारी किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अंत्योदय जो जारी किया गया था ना, निर्धनों से भी निर्धन मतलब गरीब से भी गरीब लोग के लिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। और ये कब शुरू किया गया था, तो अक्टूबर 2001, है ना। अक्टूबर OCT अक्टूबर हो गया 2001 से इसे शुरू किया गया था, अंत्योदय कार्य योजना, गरीबों से भी गरीब लोगों के लिए। अगला देखिए आपका 86 नंबर प्रश्न। 86 आपका प्रश्न है कि भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल में कब की गई। अब बताइए कि भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल में कब की गई। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 1940। कब किया गया था, 1940 में। अगला देखिए दोस्तों है आपका 87 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 14 नवंबर 2004 को देश के कितने जिलों में प्रारंभ किया गया था। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम 14 नवंबर 2004 को ये शुरू किया गया था और 150 जिलों में शुरू किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर 150 जिला। आज दोस्तों आपका मैराथन क्लास कराया जा रहा है इकोनॉमिक्स का मैराथन क्लास का ये आज पहला दिन है और इसमें टोटल आपको 100 प्रश्न कराया जा रहा है। तो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दे और हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस टेट के बाद आपको दरोगा, BPSC, CTET, KVS की आपको टेस्ट स्टार्ट करा दिया जाएगा, है ना। तो आपको तैयारी करना है, अगर CTET का केंद्रीय विद्यालय का तैयारी करना है, दरोगा का तैयारी करना है, आपको जनरल नॉलेज सही करना है, BPSC का आपको देना है एग्जाम, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आपको पूरी तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। चलिए, तो 88 नंबर आपका प्रश्न है कि अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी। तो अंत्योदय जो अन्न योजना शुरू की गई थी, आंसर हो जाएगा आपका 2000 ईस्वी में। कब शुरू किया गया था, 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था। आंसर नंबर सी। आगे देख चलते हैं आपका 89। बस आपका 10 प्रश्न और बचा है, तो आप लोग बने रहें और इसी प्रकार से डटे रहें, अपनी तैयारी को करते रहें।
अंत्योदय अन्न योजना के तहत कितने किलोग्राम अनाज दी जाती है? बताइए कितने किलोग्राम अनाज दी जाती है? तो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 35 किलो, क्या हो जाएगा, 35 किलो अनाज दिया जाता है। आंसर नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका है 90 नंबर कि बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो मुख्य साधन बिहार में क्या है दोस्तों? कृषि ही तो है, ना ही उद्योग है, ना ही व्यापार है। आंसर हो जाएगा, सॉरी, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना। आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि कृषि। अगला देखते हैं आपका 91 कि बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन क्या है? अब बताइए कि बिहार में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन, यहाँ के लोग किस चीज़ से जब से सबसे ज़्यादा सिंचाई करते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका कुएं तथा नलकूप। आंसर हो जाएगा ए नंबर, कुएं तथा नलकूप। आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं आपका 92 कि सन 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था? तो 1943 में जो भयानक अकाल पड़ा था, ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका बंगाल, है ना। बंगाल में आपको काफ़ी भयानक अकाल पड़ा था। अगला देखते हैं, आपका है 93 नंबर प्रश्न कि विगत वर्षों के अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान, विगत वर्षों में भारत के जो राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान बढ़ा है, घटा है या स्थिर है, या घटता बढ़ता रहता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, घटा है ना। योगदान जो है वर्तमान समय में घट रहा है। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं, आपका 94 बिहार में कृषि की उत्पादकता कैसी है? बताइए उच्च है, निम्न है, या दोनों है, या क्या है? भारत में, सॉरी, बिहार बिहार की बात कर रहा है, बिहार में कृषि की उत्पादकता कैसी है? तो आंसर हो जाएगा आपका निम्न। कैसी है? निम्न है, मतलब यानी कि उत्पादन यहाँ कम होता है। आंसर नंबर बी। अगला देखते हैं आपका 95 हरित क्रांति कौन से देश से प्रभावित होकर भारत में लागू किया गया था? तो हरित क्रांति जो प्रभावित होकर के भारत में लागू किया गया था, आंसर हो जाएगा मैक्सिको, है ना। मैक्सिको वो देश है, इससे प्रभावित होकर के भारत में लागू किया गया था हरित क्रांति को 1966, 67, 68 में, है ना। और भारत में इसके प्रणेता कौन थे, इसके जनक कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन, याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखते हैं आपका 96 की दरिद्र कृषि, दरिद्र राजा, दरिद्र देश, यह कथन किसका है? ये कथन आपको दिया गया है कि दरिद्र कृषि, दरिद्र राजा, दरिद्र देश। यह कथन जो है, ये कथन है आपका क्वेश्चने का। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, क्वेश्चने का ये कथन है। आंसर नंबर बी, हाँ याद रखिएगा, क्वेश्चने। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 97 प्रश्न है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो लागू किया गया था, आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा 1948। आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए देखिए यहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा ए। 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया था। अगला देखते हैं आपका 98 बंधुआ मजदूर प्रथा कब समाप्त किया गया? बंधुआ मजदूर प्रथा कब समाप्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी 1976 ईस्वी में इसे समाप्त किया गया, बंधुआ मजदूर प्रथा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 99 नंबर की भूदान आंदोलन किसने चलाया था? अब बताइए कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा आपका विनोबा भावे। क्या हो जाएगा? विनोबा भावे चलाए थे भूदान आंदोलन। आंसर हो जाएगा सी नंबर। कब चलाया गया था? तो 1951, 1951 ईस्वी में भूदान आंदोलन हुआ था। आंसर नंबर सी, विनोबा भावे। और आज का देखिए लास्ट प्रश्न है दोस्तों, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा, है ना। जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। आपको यहाँ काफ़ी फ़ायदा होगा, बहुत आपको अच्छी तरीके से तैयारी करवाया जाता है, बिल्कुल फ्री तैयारी करवाया जाता है, कोई भी आपको चार्ज नहीं लगता है ना। तो आप आराम से तैयारी करते रहें। आपके जितने भी सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, यार हैं, घर में परिवार हैं, सबको आप बोले और सबसे सब्सक्राइब करवाइए। तो 100 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2001 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या कितनी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी कि 48%। 2001 में बिहार में जो कृषक मजदूरों की संख्या थी वो था आपका 48%। तो ये था आपका 100% आज का मैराथन क्लास। आज पहला दिन था मैराथन क्लास का इकोनॉमिक्स का, ठीक है। हाँ, और ये सामाजिक विज्ञान का विषय है और आपको चारों सब्जेक्ट से पूछने का आशा है, तो सभी लोग देखिए इस वीडियो को, है ना। और इसमें आपको 100 प्रश्न महत्वपूर्ण, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, वो आपको पूरा कराया गया। और ये पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको पे करना पड़ेगा और आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, क्योंकि पीडीएफ तैयार करने में आपको पैसा लगता है, इस वजह से आपसे पैसा लिया जा रहा है। वीडियो का कोई भी चार्ज नहीं है। ये आपका टेलीग्राम चैनल है और ये आपका फेसबुक पेज है, तो आप लोग इसे जरूर से जरूर लाइक करें, ज्वाइन करें। हाँ, और ये आपका है यूट्यूब चैनल,
करियर पॉइंट बाय मुकेश सर या फिर ज्योग्राफी बाय मुकेश सर। अब दोनों में से कुछ भी सर्च कीजिएगा, आपको आ जाएगा और उसे आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज होगा 1 बजे से आपका होगा ज्योग्राफी का मैराथन क्लास, तो आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा उसमें। तो ठीक है दोस्तों, सभी को जय हिंद, जय भारत।